हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ा था। आज फैराडेज लॉ पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा आपके लिए। क्वेश्चन क्या है जरा इसको समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, रेक्टेंगुलर लूप है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एक रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है जिसका एरिया है लेंथ और ब्रेड्थ, यानी 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो इसका मतलब एरिया बच्चों आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होगा ना बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 20 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 30 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। ये हो गया आपका इक्वल्स टू 600 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, या फिर आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप। तो एक रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है बच्चों, और इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस्ड है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला है। ठीक है, विथ इट्स प्लेन। अब तीन चीजें गिवन है, एक तो कि प्लेन जो है वो फील्ड के नॉर्मल है, एक प्लेन जो है वो, ये जो प्लेन है ये 30 डिग्री बना रहा है फील्ड से, और ये पैरेलल है। तीन केसेस है, इसमें आपको फ्लक्स फाइंड करना है हर केस में। ठीक है बच्चों, आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड फ्लक्स इन ईच केस। फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए पहले केस को देखते हैं बच्चों जरा। पहला केस है कि अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ये फॉर्मूला बता दीजिए। फॉर्मूला फ्लक्स का होता है phi b इज इक्वल्स टू b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अच्छा, हर केस के लिए, ये तीनों केसेस में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इतना है, एरिया इतना है, तो b और a तो हमें गिवन है। थीटा हमें फाइंड करना है। अगर थीटा हम फाइंड कर लेंगे पुट करके, और मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो पहला केस जो है नॉर्मल टू फील्ड। अच्छा, नॉर्मल टू फील्ड का मतलब क्या हुआ? सपोज करिए जैसे कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लूप है बच्चों, मान लीजिए ABCD। इस रेक्टेंगुलर लूप के ये फील्ड के नॉर्मल, यानी फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, राइट। तो कितना एंगल बनेगा इस रेक्टेंगुलर लूप के रेस्पेक्ट में? 0 डिग्री। क्यों? समझिएगा, इस केस में अगर नॉर्मल टू फील्ड कह रखा है, यानी कि थीटा जो है बच्चों 0 डिग्री। आप सोच रहे हो कि थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। भाई, मैग्नेटिक फील्ड और लूप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन हम लोग जो एंगल लेते हैं बच्चों, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल लेते हैं, वह एंगल हम लोग इस लूप से नहीं, बल्कि लूप का जो परपेंडिकुलर होता है, लूप का जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन से लेते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर लूप का डायरेक्शन क्या है बच्चों? आप लोगों की तरफ, राइट। यानी इस लूप के खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन, इसका नॉर्मल है। और ये क्या है? फील्ड के नॉर्मल टू दी फील्ड, यानी फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है। फील्ड के ये लूप परपेंडिकुलर है, और जो नॉर्मल है वो भी इस लूप के परपेंडिकुलर। आप ये बात समझ पा रहे हैं? कभी भी अगर आपको एंगल लेना होगा फ्लक्स में, तो आप हमेशा जो लूप है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो उसका नॉर्मल का डायरेक्शन होता है, उस नॉर्मल के डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में एंगल लेते हैं। तो इसका नॉर्मल, जैसे अगर सपोज करिए कि ये रेक्टेंगुलर लूप अगर आपका XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसका नॉर्मल क्या होगा? इसका नॉर्मल हो जाएगा बच्चों Z एक्सिस के अलावा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई नॉर्मल टू फील्ड, यानी ये जो लूप है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो भाई लूप भी तो, फील्ड भी तो XY प्लेन में नहीं होगा, Z एक्सिस के अलोंग ही होगा फील्ड। तो
मैग्नेटिक फील्ड भी z एक्सिस के लॉन्ग, नॉर्मल भी z एक्सिस के लॉन्ग, उनके बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो इसीलिए फ्लक्स आप फाइंड कर सकते हैं phi b इज इक्वल्स टू b की जगह लिखेंगे आप 0.3 इंटू a की जगह लिखेंगे 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 इंटू cos 0 होता है 1। राइट बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा, डेसिमल हटाइएगा तो 10 आ जाएगा, 6 3 18 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 वेबर। फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? वेबर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर। तो ये फ्लक्स निकल कर आ गया पहले केस के लिए। अब दूसरे केस के लिए फ्लक्स देखते हैं। दूसरे केस में कह रहा है इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? भाई इस लूप से, ये जो लूप है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, जो मार्कर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और ये लूप है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा ना बच्चों। जैसे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये अगर लूप है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हुआ ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में होगा, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए इस मार्कर और मेरे फिंगर के बीच में? 60 डिग्री। तो भाई ये अगर लूप है, इसके परपेंडिकुलर है नॉर्मल, अगर इस लूप से 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो जो नॉर्मल है उससे 60 डिग्री एंगल बनना चाहिए। राइट, तो इसमें थीटा 60 डिग्री है। चलिए पुट कर देते हैं हम लोग। जो फ्लक्स हमारा है वो हो जाएगा 0.3 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 इंटू थीटा की जगह 60 पुट करते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ, तो इंटू 1/2। ये हो गया आपका 3। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? ये डेसिमल हटाइए, नीचे 10 आएगा, 3 3 9, 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 वेबर। क्लियर है? और तीसरे केस में भी हमें फ्लक्स निकालना है। तीसरे केस में फ्लक्स हमें निकालना है पैरेलल टू दी फील्ड, यानी यहां पर थीटा क्या होना चाहिए समझिएगा जरा। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी पैरेलल, इस रेक्टेंगुलर लूप के पैरेलल, यानी लूप जिस डायरेक्शन प्लेन में है उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो डायरेक्शन हम कहां से लेते हैं बच्चों? इस लूप से नहीं लेते हैं, बल्कि ये लूप का जो नॉर्मल होता है ना उस नॉर्मल से लेते हैं। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए अगर इस डायरेक्शन में, इस लूप का परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है ना, तो थीटा यहां पर हो गया 90 डिग्री। तो इसलिए फ्लक्स जो है बच्चों ये हो जाएगा आपका 0। क्यों फ्लक्स 0 क्यों होगा? क्योंकि भाई थीटा 90 डिग्री है, cos 90 हमारा हम जानते हैं 0 होता है, इसलिए फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज सिर्फ ख्याल रखना है कि एंगल जो है वो हमेशा हम लूप के साथ, लूप के रेस्पेक्ट में नहीं लेते हैं, लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल नहीं लेते हैं। इस लूप का जो नॉर्मल है, लूप का नॉर्मल मतलब लूप का डायरेक्शन जो है, जैसे इस बोर्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ है, तो बोर्ड जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लूप इसका डायरेक्शन, राइट। तो इस लूप का जो भी डायरेक्शन होगा, नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल लेते हैं। तो यहां फील्ड रेक्टेंगुलर लूप के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल भी इसके परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल हो गए, इसलिए थीटा 0 डिग्री हो गया। यहां पर ये लूप से 30 डिग्री बना, तो नॉर्मल से कितना बनाएगा? 60 डिग्री। यहां लूप के पैरेलल है यानी कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, राइट। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा फैराडेज लॉ का है, इसको जरा देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर, एक मेटल वायर का एक स्मॉल पीस है, ठीक है। इट इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट का मतलब क्या होगा बच्चों? कि एक मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल और दूसरा मैग्नेट है इसका साउथ पोल, राइट। ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे होता है बच्चों। गिवन है कि एक वायर हमारे पास है, सपोज करिए कि एक इस तरीके का वायर है, ठीक है, एक वायर है। ये क्या है बच्चों? हमारा ये हमारा वायर है।
सपोज करें कि ये हमारा वायर है और इस वायर को हम लोग कह रहे हैं कि एक स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर है जिसे हम ड्रैग कर रहे हैं अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीसेस। इन दोनों पोल पीसेस के बीच में जो गैप है उस गैप के अक्रॉस इस वायर को हम लोग ड्रैग करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। और कितने समय में? 0.5 टाइम में। भाई जब आपने इस वायर को एंटर कराया और ले जाकर ड्रैग करके जब ये वायर बाहर निकल जाएगा उसमें 0.5 सेकंड का टाइम लग रहा है। यानी कि आपको गिवन है कि जो अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है dt, ये आपका 0.5 सेकंड। मैं t क्यों नहीं लिख रहा हूं, dt क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 0.5 सेकंड जो है वो टाइम इंटरवल है जिसके लिए वायर हमारा इस मैग्नेट पोल पीसेस के बीच में से पास कर रहा था। तो वो एक टाइम इंटरवल होगा। अगर बड़ा टाइम इंटरवल हो उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा टाइम इंटरवल हुआ तो उसे dt से रिप्रेजेंट करते हैं। तो dt जो हमारा वो 0.5 सेकंड। और कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेस इज 8 into 10⁻⁻⁴ वेबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बच्चों उसको मैं d फाई लिख रहा हूं। कितना है ये? 8 into 10⁻⁻⁴ वेबर। आप बोलेंगे सर ये तो आपको फ्लक्स दिया हुआ है, आपने चेंज इन फ्लक्स क्यों लिखा? d फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स। देखिए ये वायर जो है वो शुरुआत में बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के बाहर है, तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है? कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा है। कोई भी फ्लक्स इस वायर के थ्रू भी फिलहाल नहीं है ना, फ्लक्स तो यहीं तक प्रेजेंट है, ये वायर उसके नीचे है। जब आप इस वायर को एंटर कराना शुरू करेंगे तो शुरुआत में फ्लक्स 0 है, और जब ये वायर पूरा का पूरा इसके अंदर एंटर कर जाएगा तब इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? 8 into 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि भाई शुरुआत में जब ये वायर बाहर था तब कोई फ्लक्स नहीं है, 0 फ्लक्स, और इसके अंदर एंटर करने पर फ्लक्स हो गया 8 into 10⁻⁻⁴। तो चेंज कितना हुआ है? 0 से 8 into 10⁻⁴, यानी कि चेंज इन फ्लक्स इतना होगा इस वायर के थ्रू। तो भाई आपसे कह रहे हैं कि ईएमएफ एस्टिमेट करना है। जाहिर सी बात है इस वायर को जब आप पास कर रहे हैं तो पहले तो वायर का सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो एंटर करेगा, है ना? शुरुआत में कोई पोर्शन नहीं था, फिर इतना पोर्शन एंटर करेगा, फिर थोड़ा सा और पोर्शन वायर का एंटर करेगा, फिर थोड़ा सा और पोर्शन वायर का एंटर करेगा। ऐसे करते करते वायर जो है एक टाइम ऐसा है जब ये वायर जो पूरा का पूरा इसमें एंटर कर जाएगा। तो शुरुआत में वायर बाहर था, कोई फ्लक्स नहीं था, जब एंटर कर गया तो फ्लक्स हो गया इतना, तो इतने का चेंज है। अच्छा कितना समय लग रहा है इसको ड्रैग करने में? 0.5 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो इतने ही समय तक फ्लक्स चेंज हुआ है। तो जाहिर सी बात है फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वो ईएमएफ हम लोग ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाले तो मॉड, यानी माइनस साइन यहां से हटा देंगे, तो मॉड क्या हो जाएगा? d फाई b अपॉन dt। राइट, ये d फाई b आपको गिवन है 8 into 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय dt हमारा है 0.5। ये डेसिमल हटाइए, ऊपर 10 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स 8 to the 16, 16 into 10⁻⁻⁴। ये ईएमएफ आपका है, ठीक है, इतना वोल्ट। ऑलराइट बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको बच्चों। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं फैराडेज लॉ पे बेस्ड। ये सवाल हमारा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी कि एक कॉइल है, सपोज करिए कि एक कॉइल है इस तरीके से, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से, ऑलराइट। तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बनेगा बच्चों? 0 डिग्री। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू प्लेन इज वेरिंग एज, इसको मिटा देते हैं। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल का है प्लेन के परपेंडिकुलर, वो कैसे वेरी कर रहा है देखिएगा इसको। ये आपको गिवन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है एज phi b is equals to 5t cube
प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5, है ना, इतना ही फ्लक्स है। कह रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट। अब जाहिर सी बात है ये फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना बच्चों। टाइम की जगह आप 1 सेकंड पुट करिए, फ्लक्स कुछ और मिलेगा। 2 सेकंड पुट करिए, फ्लक्स कुछ और मिलेगा। टाइम जैसे जैसे बदलेगा फ्लक्स जो है बदलता चला जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है तब एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू कॉइल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितना टाइम बच्चों, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे आपको करंट फाइंड करना है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 5 ओम, रेजिस्टेंस जो है 5 ओम, क्या फाइंड करना है आपको, आपको करंट फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड करंट I। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, I इज इक्वल्स टू E बाई R। रेजिस्टेंस तो आपको गिवन है लेकिन ईएमएफ आपको नहीं पता है। V बाई R होता है ना, उसको मैंने E बाई R लिखा है, इसका मॉड ले लेते हैं ताकि हमें साइन से मतलब ना रहे। तो E बाई R है, E मुझे निकालना होगा। क्या मुझे E गिवन है, नहीं, मुझे तो फ्लक्स गिवन है। हालांकि मुझे गिवन है कि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो भाई हम लोग ईएमएफ निकाल सकते हैं। पहले ईएमएफ क्या होगा, d phi b अपॉन dt। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स निकाल लेते हैं, उससे ईएमएफ मिल जाएगा। ईएमएफ को पुट करेंगे, रेजिस्टेंस 5 है उससे डिवाइड करेंगे, करंट निकल कर आ जाएगा। तो भैया हमें फ्लक्स पता है, फ्लक्स को ईएमएफ निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, d phi b अपॉन dt निकालेंगे, यानी कि d अपॉन dt और 5b की जगह लिख देंगे 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। राइट, अब ये डिफरेंशिएशन है, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t प्लस, ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d बाई dt ऑफ t क्या हो जाएगा 1 और 5 का डिफरेंशियल जो हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो फ्लक्स जो ईएमएफ हमारा निकल कर आ रहा है, ठीक है, जो ईएमएफ हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। ऑलराइट, और ये हमें किस टाइम पर निकालने को बोला, 2 सेकंड पर। तो t की जगह अगर हम 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। राइट, 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15 हो गया 60, 2 इंटू 8 हो गया 16 प्लस 2, यानी कि जो ईएमएफ हमारा आ रहा है बच्चों ये हमारा आ रहा है 78 कितना आ रहा है 78 वोल्ट। क्लियर है, अब इस फॉर्मूले में जरा ईएमएफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, I इज इक्वल्स टू मॉड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस R। ईएमएफ की जगह पुट कर देते हैं 74, रेजिस्टेंस हमारा 5 गिवन है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15.6 एम्पियर। ठीक है, यही करंट हमें निकालने को बोला था, इंड्यूस्ड करंट हमारा निकल कर आ गया 15.6 एम्पियर। नोट कर लीजिए बच्चों, ऐसे अगर आपको फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता हुआ दिख रहा है, इसको डिफरेंशिएट करिए, डायरेक्ट ईएमएफ आपका निकल कर आ जाएगा। फिर जिस टाइम पर आपसे पूछ रहा है उस टाइम को यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, तो उस टाइम पर ईएमएफ की जो वैल्यू है वो आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फिर करंट पूछा है तो V बाई आर या E बाई आर फॉर्मूले से हमने करंट निकाल लिया। इसको नोट कर ले बच्चों, समझ कर नोट करिएगा। तो बच्चों एक सवाल है, फैराडेज लॉ का इस्तेमाल होगा इस सवाल में। इस क्वेश्चन को देखते हैं और जरा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है अ 10 ओम रेजिस्टेंस कॉइल, यानी क्वेश्चन में आपको एक कॉइल दिया हुआ है और उस कॉइल का रेजिस्टेंस जो 10 ओम, क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है कि एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। राइट, एक 10 ओम रेजिस्टेंस कॉइल है, इसमें 1000 टर्न्स हैं। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न है 1000।
क्लियर है बात? आपको एक कॉइल दिया गया है जिस कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम है और 1000 टर्न इसमें है। कह रहे हैं द फ्लक्स अक्रॉस इट चेंजेस फ्रॉम, तो जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। शुरुआत में फ्लक्स है 5.5 into 10⁻⁻⁴ वेबर और लास्ट में फ्लक्स हो जा रहा है 0.5 into 10⁻⁻⁴ वेबर। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स है और ये मिनिमम फ्लक्स है, ठीक है, जो इंटरवल आपको दिया हुआ है उसके लिए। तो मैक्सिमम फ्लक्स जो है बच्चों हमारा वो कितना दिया हुआ है 5.5 into 10⁻⁻⁴ वेबर और मिनिमम फ्लक्स कितना दिया हुआ है 0.5 into 10⁻⁻⁴ वेबर। ठीक है, कह रहे हैं कि ये फ्लक्स कितने टाइम में चाहिए, यानी dt कितना दिया हुआ बच्चों 0.1 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल है ना। ऑलराइट, सो यू हैव टू फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड एंड करंट इंड्यूस्ड। तो क्या फाइंड करना है आपको, ईएमएफ जनरेटेड, ठीक है, और करंट इंड्यूस्ड, ये दो चीजें हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला है बच्चों d∅b/dt, राइट, और करंट का फॉर्मूला है आपका I EMF अपॉन रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है। अब जरा इस फॉर्मूले को देखिए, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। ये d∅b क्या है बच्चों, चेंज इन फ्लक्स। भाई पहले फ्लक्स इतना था, बाद में फ्लक्स इतना हो गया, यानी कि फ्लक्स 5.5 into 10⁻⁻⁴ से 0.5 into 10⁻⁻⁴ तक चेंज हो रहा है। तो क्या हम चेंज इन फ्लक्स को लिख सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्स माइनस मिनिमम फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन dt, लिख सकते हैं ना। तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारा कितना है बच्चों 5.5 into 10⁻⁻⁴ माइनस मिनिमम फ्लक्स कितना है 0.5 into 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 0.1। 5.5 माइनस 0.5 ये हो गया 5 into 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.1 से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 10। तो अगर करेंगे तो बच्चों हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा वो आ जाएगा 5 into 10⁻⁻⁴ है और ये 10⁻⁻1 है, तो हो जाएगा 10⁻⁻³ वोल्ट। ये ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड जो निकल कर आ गया। ठीक है, अब करंट निकाल लेते हैं। करंट हमारा होता है मॉड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस R। ईएमएफ कितना है हमारा 5 into 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है हमारा 10 ओम। अगर इस 10 को ऊपर भेज दें बच्चों तो ये 10 हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴, तो ऊपर जाकर ये हो जाएगा 5 into 10⁻⁻⁴ एम्पियर। ठीक है, ये करंट भी हमारा निकल कर आ गया। अच्छा, करंट क्यों फ्लो कर रहा है सर्किट में, क्योंकि फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट, और रेजिस्टेंस हमें गिवन है। तो फ्लक्स अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो कुछ ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ निकाल लिया, और रेजिस्टेंस गिवन है तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पर करंट आ जाता है। चलिए इसको नोट कर लें बच्चों। तो बच्चों फैराडेज लॉ पे एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉइल ऑफ डायमीटर 0.02 मीटर, यानी आपको गिवन है कि एक कॉइल है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 0.02 मीटर। दैट मींस इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.01 मीटर, यानी कि 1 into 10⁻⁻² मीटर, इतना ही रेडियस होगा बच्चा। तो एक कॉइल है जिसका रेडियस आपको गिवन है 1 into 10⁻², यानी कि इसका जो एरिया है कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई का मतलब हो गया 22/7 और रेडियस का स्क्वायर हो गया 10⁻⁻⁴। एक कॉइल है जिसका डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर गिवन है यानी कि आपने रेडियस निकाल लिया, रेडियस गिवन है तो उसका एरिया आपने निकाल लिया। ठीक है, अब इसे हम कैसे प्लेस करें, इसे हम प्लेस कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अगर आपके पास एक कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है
तो इस कॉइल का डायरेक्शन हम किससे मेजर करेंगे? इस कॉइल का जो नॉर्मल है वो खुद इसके परपेंडिकुलर होगा और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल के एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो थीटा आपको गिवन है 0 डिग्री। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एंगल होगा 0 डिग्री। लग रहा है कि 90 डिग्री है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि हम जिस प्लेन में कॉइल लाई कर रहा है उससे हम लोग डायरेक्शन नहीं लेते हैं। जिस प्लेन में कॉइल लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जो उसका नॉर्मल है, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल लेते हैं, वो 0 डिग्री आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 6000 टेस्ला। बाद में कह रहा है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड है उसे चेंज करके 1000 टेस्ला कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने पर भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो है 11 वोल्ट। सो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स। क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है बच्चों, सवाल एक बार फिर से समझ लीजिए। सवाल कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसका डायमीटर यानी इसका रेडियस इतना है, तो रेडियस हमने पता चल गया तो हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब चूंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो कॉइल का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, तो थीटा यहां पर 0 डिग्री हो गया। कह रहा है कि अभी शुरुआत में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 6000 टेस्ला था, बाद में हमने उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके 1000 टेस्ला कर दिया। ऐसा करने पर 11 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप हो रहा है, इसीलिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला है इन सबको रिलेट करते हुए, वो फॉर्मूला है बच्चों हमारा ईएमएफ इज इक्वल्स टू n टाइम्स d∅ अपॉन dt। राइट, तो टाइम भी क्वेश्चन में दे रखा होगा इन 4 सेकेंड। तो टाइम जो है बच्चों को दे रखा है, टाइम यानी dt आपको दे रखा है, टाइम यानी कि 4 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल है dt। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है d∅ का मतलब क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। d∅b यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा? जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है माइनस जो मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है ना भाई। शुरुआत में 6000 टेस्ला था, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, 1000 टेस्ला कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो ये चेंज कितना होगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय dt। तो यहां से n हमारा क्या आ जाएगा? यहां से n आ जाएगा हमारा EMF इनटू dt अपॉन मैक्सिमम फ्लक्स माइनस मिनिमम फ्लक्स। ठीक है, तो जरा मैक्सिमम फ्लक्स निकाल लेते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है ना, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, बाद में मैग्नेटिक फील्ड कम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, cos 0 तो 1 होता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 6000 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻⁴। ऑलराइट, और मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, यानी कि 1000 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा? मैक्सिमम फ्लक्स माइनस मिनिमम फ्लक्स, जो कि है 6000। ठीक है, 22/7 देखिए दोनों में कॉमन है, 10⁻⁻⁴ दोनों में कॉमन है। 6000 माइनस 1000, ये कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 22/7 इंटू 10⁻⁻⁴। राइट, अब चलिए जरा हम लोग n निकाल लेते हैं। n हमारा कितना दिया हुआ है? EMF 11 वोल्ट, dt 4 सेकेंड, तो ये हो गया 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई चेंज इन फ्लक्स
जो कि आया है 5000 इंटू 22/7, तो 22 नीचे और 7 आपका ऊपर चला जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, इस 5000 को लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू 10⁻3, तो ये तो भैया कट हो जाएगा, 10⁻⁻1 आ जाएगा। ये 2 से जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, 11 से जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से जाएगा 2 टाइम्स, तो आपका कितना आ रहा है 2 इंटू 7 यानी कि 14 अपॉन 5, और -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻1 यानी कि 10। ये आपका हो गया 2.8 इंटू 10, जो कि है इक्वल्स टू 28। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए बच्चों? 28 नंबर ऑफ टर्न्स। ऑलराइट, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, आज हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। तब तक यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। ऑलराइट बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने, पढ़िएगा जरूर अच्छे से। बाय।